ठीक है, गुड इवनिंग। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में। ठीक है, देखो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आप बोलोगे कि मेरा आरसीसी वीक है, तो फिर वो कुछ बात समझ में नहीं आएगी किसी को भी सामने आप बोलोगे, क्योंकि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बिना सिविल आपका अधूरा है। जैसे जियोटेक हुए, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें, जैसे जियोटेक हो गया, ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है, तो वैसे ही आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर इसके वेटेज की बात करो, अभी रिसेंटली असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हुई, उसमें हालांकि इस टॉप आरसीसी से इजी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, फिर भी लगभग 15 क्वेश्चन आपके आरसीसी से थे, और आप एवरेज लेके चलो कि 150 क्वेश्चन टेक्निकल में रहते हैं एसईएस के, तो लगभग 15 से लेके 20 तक या कई बार 15 से लेके 18 तक, ठीक है, इसमें आता है आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें एसएससी जेई की, ठीक है, तो एसएससी जेई में कितने मार्क्स का टेक्निकल होता है? 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है आपका। ठीक है, तो 100 मार्क्स के टेक्निकल में आप समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन या कई बार 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग आप 10 मार्क्स यहाँ पे भी मान लो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का वहाँ रहता है। ठीक है, और अगर आप गेट की बात करो तो गेट में भी देखा गया है कि लगभग 4 मार्क्स, किसी कुछ गेट में 4 मार्क्स, किसी में 6 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स तक मैक्सिमम गया है। तो एक एवरेज हम माने कि वहाँ पे भी 6 से लेके 8 मार्क्स तक आपका क्या है, आरसीसी वेटेज। ठीक है, और अभी आप जेई ले लो तो जेई कितना मार्क्स का था? अभी 150 मार्क्स का था, जिसमें कि 100 टेक्निकल था। ठीक है, उस 100 टेक्निकल में हम अगर मोटे तौर से देखें तो लगभग 8-9 क्वेश्चन, ठीक है, या ज़्यादा उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, कुछ 7 क्वेश्चंस थे आपके आरसीसी से, 7 से 8। ठीक है, तो आप मोटे तौर पे देखो अगर 100 का लें तो एवरेज वहाँ पे भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, जेई वगैरह में भी, व्यापम जेई, ठीक है, व्यापम जेई में भी क्या रहेंगे, लगभग 7 से 8 मार्क्स आपका ये रहेगा। ये और भी बढ़ सकता है 10 मार्क्स तक। ठीक है, तो ये कुछ वेटेज है आपका किसके बारे में, आरसीसी के बारे में। ठीक है, तो अब आरसीसी में हमको पढ़ना क्या है, और क्या सिर्फ हम लोग आरसीसी बस पढ़ेंगे? नहीं, आरसीसी के साथ साथ हम लोग पीएससी को भी कवर करेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में कुछ कोडल प्रोविजन भी देखेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा हम लोग मेथड्स देखेंगे, जैसे कि एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड, और लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पूरा एनालाइज करके हम लिमिट स्टेट मेथड से बीम्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बीम, डिजाइन ऑफ बीम्स। ठीक है, इस बीम को पढ़ने के बाद इसी में हम लोग आगे चल के बीम में ही टॉपिक आएगा आपका। इसी में आपके बीम में कौन कौन सी हो जाएगी, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, ठीक है, और टी बीम, एल बीम, ये सब आप बीम की डिजाइन पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे शियर। देखो बीम में, या जब भी हम आरसीसी की बात करते हैं तो हम आरसीसी में जो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, बीम वगैरह, उसमें जो हमारा प्राइमरी डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है वो हमारा होता है फ्लेक्चर। क्या होता है? फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग। आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हो। और सेकेंडरी जो हमारा होता है डिज़ाइन क्राइटेरिया, वो होता है हमारा शियर। क्या होता है? शियर। तो अब शियर पढ़ेंगे हम, बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्लैब देखेंगे, डिज़ाइन ऑफ स्लैब। उसके बाद हम लोग कंप्रेशन मेंबर, और कौन सा है कंप्रेशन मेंबर? कंक्रीट। कंप्रेशन मेंबर है हमारा कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, और स्टेयर्स भी पढ़ा दूंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है,
और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि सर्विसिबिलिटी, डिफ्लेक्शन, ठीक है, क्रैकिंग, ये सब के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। और क्या देखेंगे, पीएससी भी देख लेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। और यहीं पे तुमको मैं रिटेनिंग वॉल ये भी बता दूंगा, जो कि बहुत सारे कोचिंग वाले इसको स्किप करा देते हैं। रिटेनिंग वॉल को इन डिटेल पढ़ोगे आप, ठीक है। और टाइम रहा तो मैं एक और टॉपिक पढ़ा दूंगा तुम लोग को, वाटर टैंक। बाकी उतना तक कोई नहीं जाता, ठीक है। लोग यहीं तक बस, इसके आगे आरसीसी नहीं है सोचते हैं। वहीं से यहाँ से बाकी कई एग्जाम्स में अभी देखे होगे तुम लोग, व्यापम जेई के सिलेबस में आपका रिटेनिंग वॉल भी टॉपिक था, ठीक है। कई लोग घबरा गए थे कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सोच लो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब ये तो मैं ऊपर से, मैं इसके साथ, ये तो एलएसएम बताया मैंने, ठीक है। मैं इसके साथ यहाँ पे एलएसएम के बाद, एक्चुअली एलएसएम के बाद मैं कवर करूँगा वो टॉपिक, वो है मैं डब्ल्यूएसएम से मैं बीम को डिज़ाइन करवाऊँगा। किसको डिज़ाइन करवाऊंगा, डब्ल्यूएसएम से। ये भी एक टॉपिक ले लो, इसको पहले करेंगे अपन एलएसएम के जस्ट बाद। एलएसएम का बीम डिज़ाइन करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग डब्ल्यूएसएम से भी डिज़ाइन करेंगे। अभी तक तुम लोग को यही कंफ्यूजन होता है कि डब्ल्यूएसएम एलएसएम का डिफरेंस ही नहीं समझते। तो ये क्लास के बाद मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अभी तक जितनों को भी पढ़ाया हूँ, कि अभी आपको कुछ भी नहीं पता होगा, मगर ये क्लास के बाद, आज से कुछ दिन बाद, आप इस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो जाएगी। आप देख लेना, अभी आज के दिन को याद कर लो कितना आपको आता है, और आज से 4 या 5 दिन बाद, ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन, ईएस तक के कन्वेंशनल क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम के पेपर उठा लो, सब एग्ज़ाम के पेपर बनेंगे, ठीक है। चाहे वो एमपीपीएससी एई का हो, वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है, जो रिसेंट में हुआ है। जेई का पेपर हो, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, एससीएस के भी पेपर देखेंगे, एसएससी जेई के भी रिसेंट के पेपर देखेंगे, ठीक है। और सारे एग्जाम्स के पेपर तुमसे बनेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सेशन हमारा वो चलने वाला है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग इंट्रोडक्शन, जो कि आज का टॉपिक है, इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमको आरसीसी पढ़ना क्यों है, आरसीसी है क्या, क्यों स्टील को यूज़ करना है, कोडल प्रोविजन क्या क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड, डब्ल्यूएसएम, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। फिर एलएसएम होता क्या है, एलएसएम से बीम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, बीम में सिंगली क्या होती है, डबली क्या होती है, टी बीम क्या होती है। फिर शियर, बॉन्ड, टॉर्शन, स्लैब की डिज़ाइन कैसे की जाती है, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, ठीक है। जो उसमें टॉर्शन के कारण जो लिफ्ट होता है, तो कैसे टॉर्शन रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ पे देना है, कंप्रेशन मेंबर कॉलम को कैसे डिज़ाइन करना है, फुटिंग को कैसे डिज़ाइन करना है, फुटिंग और स्लैब के स्लैब की जो डिज़ाइन होती है कैसी होती है, क्या सिमिलर है क्या दोनों, रूफ स्लैब और आपका जो फ्लोर स्लैब है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और स्टेयर्स को वो देखेंगे हम लोग कि स्टेयर्स पब्लिक हुआ या रेसिडेंशियल हुआ, या स्टेयर की डिज़ाइन कैसी होती है। और हम ये भी देखेंगे पीएससी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जब आरसीसी से काम हो जा रहा था तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्यों आया पिक्चर में, क्यों आप ब्रिजेस वगैरह में प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज़ करते हो, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में प्री टेंशन क्या है, पोस्ट टेंशन क्या है, लॉसेस क्या क्या होते हैं, प्री टेंशन में लॉसेस ज़्यादा होते हैं कि पोस्ट टेंशन में ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ठीक है। कितना ग्रेड हमको प्री टेंशन में लेना है, पोस्ट टेंशन में कितना ग्रेड लेना है। और लास्ट में हम लोग रिटेनिंग वॉल, जैसे कि रिटेनिंग वॉल में आप लोग सुने होंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, काउंटर फोर्ट, ठीक है, बुट्रेस रिटेनिंग वॉल, ठीक है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ये सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो आपका, इधर ध्यान, जो आपका कंक्रीट है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट मतलब एक प्रकार से तुम्हारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। कौन सा कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है आपका, ठीक है, पीसीसी जिसको बोला जाता है, ठीक है, कैसा मटेरियल है,
प्लेन सीमेंट कंक्रीट कैसा मटेरियल है? सबसे पहले हम एक प्रकार से बोल सकते हैं ये हेट्रोजीनियस मटेरियल है या कंपोजिट मटेरियल है। हेट्रोजीनियस मटेरियल है। हेट्रोजीनियस मटेरियल मतलब अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक है, होमोजीनिटी नहीं है इसमें, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं ये एक प्रकार का कंपोजिट मटेरियल है, बोल सकता हूं, ठीक है। किस किस चीजों से मिलके बना है ये? कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले आप क्या डालते हो? सबसे पहले तो आप कोर्स एग्रीगेट लोगे, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट लोगे। किसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट? आप अगर एक सीव लोगे, कौन सी सीव? 4.75, कौन सी? 4.75 mm सीव, ठीक है। इसमें से जैसे अगर सॉइल में आप लोग पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, वहां पे 75 माइक्रोन रहता है, ठीक है। यहाँ पे 4.75 mm सीव में से 50% या उससे ज़्यादा, 50% या उससे ज़्यादा अगर आपका सॉइल पास हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? फाइन ग्रेन, फाइन एग्रीगेट हो जाएगा। और अगर 50% से ज़्यादा रिटेन्ड हो जाता है तो वो क्या हो गया आपका? कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और क्या होता है इसमें कोर्स एग्रीगेट के साथ? फाइन एग्रीगेट, ठीक है। देखो भाई, जो आपका कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट जो है आपका, ठीक है, ये कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट, अब देखो फाइन एग्रीगेट क्यों डाला जाता है? फाइन एग्रीगेट एक प्रकार से, एक तो ये तुम्हारा क्या है? एडल्टरेंट। ये क्या है? एडल्टरेंट। आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ोगे, एडल्टरेंट। और एक प्रकार से ये ना फिलर का काम करता है। किसका काम करता है? फिलर का। कि आपने कोर्स एग्रीगेट यूज किए, अब उसमें वॉइड्स ज़्यादा हो गए, तो उस वॉइड्स को फिल करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? फाइन एग्रीगेट, जो कि आप क्या यूज़ करते हो? रिवर सैंड वगैरह यूज़ करते हो। फिर इसके साथ, ठीक है, इसके साथ आप इनको बाइंड करने के लिए, इनको बाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हो? सीमेंट। और सीमेंट क्या कैसा मटेरियल है? बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। प्लस वाटर हाइड्रेशन के लिए, ठीक है, प्लस वाटर हाइड्रेशन के लिए सीमेंट तो पढ़े होगे, ठीक है। तो सीमेंट पढ़े होगे आप लोग, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जैसे ही पानी मिलाते हो तो उसके अंदर से हीट निकलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका, कौन से बोगी कंपाउंड का हो? सोच लो पहले। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है? C3A का होता है। कितना होता है? 860 जूल्स पर ग्राम, ठीक है। और जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? C3S। और सबसे जल्दी रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है? C4AF का होता है, ठीक है। तो ये सब आपका रहता है। और आप एडमिक्सचर ले सकते हो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है, रिटार्डर, एक्सेलरेटर, ठीक है, ये सब आपके एडमिक्सचर होते हैं। तो इन सबको मिलके, ये कौन कर रहा है यार जब से, ठीक है, इन सबको मिलके आपका क्या बनता है? PCC बनता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इन सबको मिलके क्या बनता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब पहली बात तो ये कि ये जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है, ये कैसा मटेरियल है? कंक्रीट कैसा मटेरियल है? कंक्रीट है आपका ब्रिटल मटेरियल। कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल। और जितने भी तुम देखोगे ब्रिटल मटेरियल होता है जो है, वो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? वो वीक इन टेंशन होता है, ठीक है। तुम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है वो काय में वीक होता है? वीक इन टेंशन। और जो तुम्हारा जैसे माइल्ड
माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो वीक इन शियर होता है, इसलिए देखो 45 डिग्री एंगल पे क्रैक आता है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्रैक कैसा आता है आपका? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आपका ब्रिटल मटेरियल है, ये वीक होगा किसमें? टेंशन में। शियर हमेशा, जो शियर में जो ब्रेक होता है ना, जो शियर में क्रैक आता है वो आपका 45 डिग्री एंगल पे आता है। जो लूडर्स लाइन करके आप लोग पढ़े होगे माइल्ड स्टील में, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो आप करते हो उसमें जो आप देखोगे तो लूडर्स लाइन करके जो कप एंड कोन शेप में जो आपका क्रैक आते हैं वो 45 डिग्री पे रहते हैं, और यहाँ पे जो ब्रिटल मटेरियल में जो आपके क्रैक आता है वो जनरली 90 डिग्री में रहते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे आगे चल के, जब शियर पढ़ेंगे तो शियर में हम देखेंगे कि डायगोनल कंप्रेसिव फेलियर जो कि कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे होगा, क्योंकि एक बीम में शियर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कॉर्नर पे होता है। तो कॉर्नर पे आप क्रैक देखोगे कि वहाँ पे 45 डिग्री पे क्रैक आएगा, और फ्लेक्चर में आप देखोगे क्रैक 90 डिग्री आएगा। ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी बात समझ लो, पिक्चर में अभी आरसीसी नहीं आया है अभी तक। प्लेन सीमेंट कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल था। ब्रिटल मटेरियल है तो किस में रह रहा है? वीक इन टेंशन उसमें वीक है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है मगर टेंशन इसमें क्या है? कम है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं? इसको रेनफोर्स्ड करते हैं। क्या करते हैं? रेनफोर्स्ड। हम क्या कर रहे हैं? सीमेंट कंक्रीट को रेनफोर्स्ड कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? क्यों आरसीसी? वाई आरसीसी क्यों पढ़ रहे हो? तो आरसीसी में आप क्या कर रहे हो? इसको रेनफोर्स्ड कर रहे हो। क्यों रेनफोर्स्ड कर रहे हो? ताकि आप, ठीक है, जैसे कि एक बीम है, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है, जैसे कि ये आपकी बीम है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक तरफ आपका हिंज, एक तरफ आपका रोलर, ठीक है। अब अगर इसमें लोड लग रहा है, बीम में कैसा लोड लगता है? ट्रांसफर्स लोड लगता है, ठीक है। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अक्रॉस लगे तो टॉर्शन, और लॉन्ग लगे तो बेंडिंग, ठीक है। तो अभी ट्रांसफर्स लोडिंग के कारण आपकी जो बीम है वो कैसे बेंड हो रही है? सैगिंग हो रही है। तो सैगिंग हो रही है तो ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन, नीचे वाला टेंशन। तो अब क्योंकि ब्रिटल मटेरियल आपका क्या होता है? वीक इन टेंशन होता है, तो देखना यहां पे नीचे वाले पोर्शन पे क्रैक आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? इसीलिए हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में हम ऐसे मटेरियल को लेके आएंगे, जिसकी डक्टिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है ना उसमें सडन फेलियर होता है धड़ाम से, ठीक है। मगर डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टाइल मटेरियल, जैसे माइल्ड स्टील आप पढ़ोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ोगे, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है, जो आपका अल्टीमेट पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो? डक्टिलिटी, मतलब वो आपको वार्निंग देगी। वो आपको क्या देगी? वार्निंग देगी, ठीक है। मगर ब्रिटल मटेरियल आपको कुछ वार्निंग नहीं देगा, धड़ाम से टूट जाएगा, ठीक है, धड़ाम से टूट जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, नोट करना है इसको, कर लो इसको। जिसमें प्रॉपर्टी जो रहती है चेंज हो सकती है, होमोजीनिटी रहती है। जैसे स्टील जैसे आपका मटेरियल है वो होमोजीनियस मटेरियल है, यूनिफॉर्म है, उसमें होमोजीनिटी है। इसमें अलग अलग मटेरियल, क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। मेढक जैसी आवाज़ कहाँ से आ रही है? हैं? फैन में से?
ठीक है। तो अब अपन बात, ये चीज का भी स्पीड रखना ना, अब गणेश जी बन जाना, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स हो गए अभी तक तुम्हारे? जितने हाईवे में जो स्लो था रेट था वही तो अभी चल रहा है। नहीं सर, हाईवे में तो बढ़ गई थी स्पीड, स्पीड आता है नहीं उसकी स्पीड। अरे तुम एक काम करो, रफ नोट्स लेके आना, बस कलम चलाते जाना, घर में जाके फेयर करना उसको। रंग बिरंगी पेन से तुम मत लिखना, बाकी लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब बात होती है हमारी कि मैंने बोला कि डक्टाइल मटेरियल लेना है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल में हम किसके पास जाते हैं? स्टील के पास जाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी, स्टील में भी देखोगे तो माइल्ड स्टील में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी रहती है, आप लोग मॉस में पढ़े होगे, ठीक है। माइल्ड स्टील में जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। अब डक्टिलिटी ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर बनाऊं, नीचे क्या होगा जी? नीचे स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेस। कैसे बनेगा? पहले सीधा जाएगा लीनियर, यहाँ पे जीरो है, समझो जीरो से यहाँ तक क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके बाद हल्का सा नॉन लीनियर इलास्टिक पॉइंट तक। फिर कैसे बनेगा? फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको मैं सी डैश, हाँ सी लिखता हूँ, ये अपर यील्ड पॉइंट हो गया, सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। फिर सीधा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीओरिएंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन स्लिप हो रहा है, इसलिए हम लोग ये अनस्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है, इसलिए लोअर यील्ड पॉइंट को हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है आपकी, और यहाँ तक अल्टीमेट पॉइंट तक जाता है, ठीक है। इसको मैं डी मान लूँ, इसको ई मान लूँ, और फिर शर हो गया आपका, ठीक है। इसको मैं एफ मान लूँ। तो ऐसा रहता है कुछ माइल्ड स्टील का, ठीक है। माइल्ड स्टील का कुछ ऐसा रहता है आपका, आ रही बात समझ में? अब क्योंकि माइल्ड स्टील डक्टाइल है, ठीक है, क्योंकि माइल्ड स्टील आपका कैसा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो ये आपको इसके बाद यहाँ तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर हम ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ बनाओगे ना आप, ब्रिटल मटेरियल उसमें भी कंक्रीट का आप बनाओगे तो आपको स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, स्ट्रेन स्ट्रेस स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट मिल रहा है आपको, ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट मिल रहा है आपको। ये क्या है? इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक आप, ये आपका क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ तक आपको यील्ड, यहाँ पे आप जो स्ट्रेंथ निकालोगे कौन सी स्ट्रेंथ है? यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी स्ट्रेंथ है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। जब हम लोग WSM LSM के बारे में बात करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक कौन बात कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारा यील्ड तक कौन बात कर रहा है। WSM आपका यील्ड तक ही बात करता है, क्योंकि वो बोलता है परमिसिबल स्ट्रेस तक लेना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे पिक्चर में आ रहा है कौन? स्टील को हमने इसलिए लिए क्योंकि उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। आपको पता है डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है, वीक इन शियर होता है, मगर स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होता है। ये भी आपको पता है, समझ पा रहे हो? एक एक चीज़ को लिंक करके कहानी जैसे सुनते जाना है, ठीक है। कहानी चल रही है, पिक्चर चल रही है, ठीक है। आजकल बॉलीवुड वैसे ही पैसा दे के कोई मतलब नहीं है जाने से अच्छा, उससे अच्छा यहाँ पे 3-4 घंटे देखो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा भविष्य बन रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके तुम ब्रह्मास में जाके 200-200 रुपये टिकट दोगे, उससे अच्छा हाँ, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये सब बातें हो गई, डक्टिलिटी हो गई, ये हो गई। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि
क्यों हमको स्टील क्यों नहीं, स्टील नहीं, डक्टाइल मटेरियल, स्टील को भी मतलब डक्टाइल मटेरियल को क्यों यूज करना है, या ऐसा मटेरियल क्यों यूज करना है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों हो, हमको रेनफोर्स्ड करना है। सीमेंट कंक्रीट को हमको क्या करना है, रेनफोर्स्ड करना है। यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वाई स्टील, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, वाई स्टील, स्टील ही क्यों, ठीक है, वाई स्टील, स्टील ही क्यों, ठीक है भाई। बहुत सारे मटेरियल है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो सोना चांदी तो महंगी चीज़ें हैं, चलो अनइकोनॉमिकल होगा, और भी चीज़ें हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। स्टील ही को क्यों लूँ मैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी अच्छी है, और कुछ मिलता जुलता, इकोनॉमिकली भी। तुम शादी करने जाओगे कल के रोज, भव्य शादी करने जाएगा, ठीक है, तो क्या ये चीज़ देखेगा लड़की में, पहले भाई तुमको जन्म जन्म का रिश्ता निभाना है ना, ठीक है, लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो कंक्रीट भी देखने गया, ठीक है, कंक्रीट को टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, चलेगा क्या रिश्ता इससे लंबा, लड़की होना चाहिए, बल्कि किसी भी कर लोगे शादी हैं। तो कल के रोज तुम देखने गए, क्या चीज़ में पहली प्रियोरिटी क्या दोगे, पढ़ी लिखी होना चाहिए, पढ़ी लिखी, अंदर से तो दहेज जिसमें ज़्यादा मिले वो है? अंदर से कुछ और, दहेज वहेज जिसमें ज़्यादा मिले ऐसा, पढ़ी लिखी होना चाहिए। देखो भाई, कोई भी देखो, कोई भी चीज़, बहुत अच्छा बना, हाँ मेन वही चीज़ है, वही चीज़ पे मैं आ रहा था, कंपैटिबिलिटी वाली बात आती है, दोनों जहाँ भी जीत जाएं साथ साथ जाएं, समझ में आ रही बात, ध्यान से सुनो, जहाँ भी जाएं साथ साथ जाएं, ठीक है, साथ साथ आएं, तो ऐसी चीज़ कंपैटिबल हो, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है, वो है दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, मतलब दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है, कुछ होता है अप्रॉक्स 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, इसका भी कितना होता है, इतना ही होता है। दोनों का क्या होता है, लगभग अप्रॉक्स सेम होता है। तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन सेम है, गर्म करोगे तो दांत में एक्सपैंड होंगे, ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो साथ में आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस कारण से इसमें क्या होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो कोई भी रिश्ता अगर हो या कोई भी रिलेशनशिप हो तो स्टील और कंक्रीट के ऐसे होना चाहिए। अभी आएगा एक टॉपिक आएगा डेवलपमेंट लेंथ, वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, उसको इस चीज़ से तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेट करके बताऊँगा, ठीक है। तो सब समझ में आई, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए भाई, तुम्हारे रिलेशनशिप भी ऐसा होना चाहिए कंक्रीट और स्टील के जैसे, कि इसका दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, सेम हो, ताकि एक्सपांड भी सेम हो, कॉन्ट्रैक्ट भी सेम। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी समझ गए कि हमको, पहले मैंने ये क्लियर किया कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या है, क्यों हमको रेनफोर्स्ड करना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी क्लियर किया मेरे को स्टील ही क्यों लेना है, मैं और कोई मटेरियल क्यों यूज़ नहीं कर सकता, इंटरव्यू में पूछेगा आरसीसी में स्टील ही क्यों, बांस क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले तो बांस भी यूज़ होता था, अब बांस क्यों यूज़ नहीं कर सकते, या एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कॉपर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म में तो ये है आपका टेक्निकल, और भी बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिकल, एस्टिमेशन, ये वो दुनियादारी की चीज़ें, ये आपका मेजॉरिटी है। सर्विसबिलिटी की भी बात करें तो स्टील आपकी अच्छी सर्विसबिलिटी देता है, ठीक है। सर्विसबिलिटी के बारे में बताऊंगा मैं क्या होती है सर्विसबिलिटी, तो ये आप लिख सकते हो इसको अपनी भाषा में, ठीक है। तो अब स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन है, ये भी मैंने बता दिया तुमको। वाई स्टील, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दोनों का सेम है। अब अपन एक और चीज़ देखते हैं,
कि देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अभी हम धीरे धीरे बेस बनाते चल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, मतलब पीसीसी है जो तुम्हारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दो प्रकार के मिक्स होते हैं भाई। हाँ, उससे पहले तो ये, अभी तो मेन चीज तुमने नहीं देखी हो, कौन सा आरसीसी में हम कौन सा कोड लेके चलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 क्या है सर? 2000 में अपग्रेड हुआ था, अपडेट हुआ था। एलएसएम को लेके चलोगे तो 2000, ठीक है। और इससे पहले एक और भी कोड था IS 456, कोड वही है बट 1978 में था, मतलब WSM के हिसाब से। उसके बाद अपग्रेड हुआ 2000 में, तो LSM लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे, उसके में और चीज़ें आई, ठीक है। तो ये आपका कोड है, ठीक है। अब PCC की अगर मैं बात करूं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में दो प्रकार के मिक्स होते हैं। एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स और एक होता है आपका डिजाइन मिक्स, ठीक है। जनरली आपका नॉमिनल मिक्स कुछ 5 M10 M5 से लेके M20, ठीक है। और इसको डिज़ाइन मिक्स कई बार M25 भी ले लेते हैं, M20 से ज़्यादा, M20 से ज़्यादा M30 M40 M50, ठीक है, लेते जाओ, ठीक है भाई। नॉमिनल मिक्स मतलब कोई छोटा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेजा कुली को बुला लिया, यहीं पे मिलवा दिए और बना दिए। दीवार खड़ी करना था, बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिए, ठीक है। अब कुछ ब्रिज बनाना है या कुछ स्ट्रक्चर बड़ा आप बना रहे हो या छत बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन मिक्स, वो जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है ना, वहाँ पे कैलकुलेशन होता है बाय वेट, उसकी एक कोड आती है डिज़ाइन मिक्स की 10262, ठीक है, डिज़ाइन मिक्स की कोड आती है। तो आप वहाँ पे डिज़ाइन मिक्स से आप क्या करते हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चर वगैरह में आप इसको यूज़ करते हो, समझ पा रहे हो। नॉमिनल मिक्स नॉर्मल तरीके से कंक्रीट टेक्नोलॉजी के टॉपिक हैं और डिटेल में आप पढ़ो। अब एक और बेसिक की बात करते हैं, जब बेसिक आ रहा है यहाँ पे M20, एक एक चीज को देखते जाएंगे। M क्या होता है यहाँ पे? मिक्स। M क्या होता है जी? मिक्स। और 20 क्या होता है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैंने बात किया कंक्रीट आपका काय में स्ट्रॉन्ग है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, ठीक है। मिक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M20, समझ पा रहे हो। और एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम काय में लेंगे, न्यूटन पर mm² में लेंगे, ठीक है जी, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे जो आपके मिक्स हैं पीसीसी में, वो मिक्स आपके कौन कौन से हैं? एक सीमेंट है, एक फाइन एग्रीगेट है और एक कोर्स एग्रीगेट है। सीमेंट है जो कि बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट एडल्टरेंट फिलर का काम कर रहा है, कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ का काम कर रहा है, ये है, ठीक है। और ये आपका क्या है? मिक्सचर। और इसके तरफ ग्रेड, कौन कौन से ग्रेड बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं M5 की, अगर मैं बात करूं M5 की, तो उसमें जो रेशियो रहता है 1:5:10 होता है। किसमें? M5, ठीक है। और अगर मैं बात करूं M7.5 की, किसकी? M7.5 की, तो उसमें क्या होगा? 1:4:8। और अगर मैं बात करूं किसकी? M10 की, तो M10 के में क्या हो जाएगा? 1:3:6, ठीक है। और अगर मैं बात करूं M15 की, 1:2:4, M15 1:1.5:3, M20 1:1:2, M25। इतना बस याद रखो, ठीक है।
तो ये किसके बारे में बात हो गई, मिक्स के बारे में बात हो गई। अब ये 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव। अब ये समझेंगे इसको, अभी पूरा स्ट्रेंथ के बारे में टॉपिक चलेगा। अब देखो जी, दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है जनरल केस और एक होता है आपका कोस्टल रीजन। जैसे कि तुम्हारा भिलाई, भिलाई कैसा है, जनरल, ठीक है। तो इसमें भिलाई में पीसीसी अगर आप लोगे, किसको लोगे, पीसीसी और आरसीसी, इसमें भी पीसीसी और आरसीसी। अगर आप बात करोगे पीसीसी की, ठीक है, तो यहाँ पे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम जनरली लेते हैं M10, कितना लेते हैं, M10, मिनिमम ग्रेड कितना ले सकते हैं। आरसीसी हम लेते हैं M20, कितना लेते हैं, M20। और वही कोस्टल रीजन की बात करो, मुंबई में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में, ठीक है, सॉरी वहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है, या जगन्नाथपुरी, ऐसी जगहों पे आप घर बना रहे हो तो आपको पीसीसी कितना लेना है, मिनिमम ग्रेड M20 और आरसीसी M30। पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी जेई वगैरह में, जेई वगैरह में इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, कोडल प्रोविजन में दिया हुआ है, ठीक है। इतना ग्रेड होना चाहिए आपका। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम अभी तक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हम स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कौन कौन से टाइप की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को आप एनालाइज कर रहे हो तो, और रेनफोर्स भी आप कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेंथ का एनालिसिस होना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कहाँ तक क्या स्ट्रेंथ, क्या क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी तो कंक्रीट के बारे में ही हम बात करेंगे। दूसरा है हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और एवरेज स्ट्रेंथ भी बोला जाता है इसको। तीसरा है हमारा फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर, बेंडिंग, मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी दो आ जाती हैं, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं FCK से, इसको हम डिनोट करते हैं FM से, इसको हम डिनोट करते हैं FCR से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं FCT से,
सॉरी FCS से और इसको FCT से। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के बाद, अगर डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो डेफिनेशन क्या बोलती है, द स्ट्रेंथ below which not more than 5%, not more than 5% test results are expected to fail, ठीक है। अब देखो भाई, ये एक ऐसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखो अब जनरली आप लोग कंप्रेसिव टेस्ट कॉलेज वगैरह में किए होंगे, CTM मशीन में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में आप क्या करते हो, वहाँ पे पहले अलग अलग मिक्सचर ले आए, ठीक है, मेजर कर लिए, कैलकुलेट करने के लिए मिक्स कर दिए उसको, सर्टेन वाटर सीमेंट रेशियो, पानी को डाले, और आपको पता है एक सर्टेन कंसिस्टेंसी कुछ रहती है, ठीक है। जैसे कि तुम अगर बात करोगे जो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब में कुछ 0. कितनी होती 85 कुछ PO डालते हो पानी, साउंडनेस के लिए 0.78 डालते हो, ठीक है। और आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना करते हो, P/4 प्लस 2.5, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो सब मिक्स किए, उसके बाद P/4 है मेरे ख्याल से, P/4, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप उसको लेने के बाद क्या करते हो, आप उसको फिर आप क्या करोगे, हाँ हो गया, ठीक है। मोल्ड में आप क्या करोगे उसको, कौन से मोल्ड पे, 150 mm मोल्ड में आप क्या करोगे, ये कंक्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सीमेंट में कितना होता है 70.06 mm, ठीक है। तो इस मोल्ड में आप क्या करोगे, उसको डालोगे, कॉम्पैक्ट करोगे, 25 ब्लोज कॉम्पैक्ट करोगे, और उसको फिर आप फाइनल सेटिंग टाइम के लिए रख दोगे, लगभग 10 घंटा होता है, मगर आप 24 घंटे के लिए रख देते हो। फिर दूसरे दिन आते हो, आप मोल्ड को हटाते हो और उसको फिर पानी में, क्यूरिंग में एक सर्टेन टेम्परेचर 27 ± 2, मतलब 25 से लेके 29 तक टेम्परेचर पे रख देते हो, 90% ह्यूमिडिटी में रख देते हो। अब पानी को आप कितने दिन के लिए रखते हो, 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन। तो ये माना गया कि 28 दिन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाती है, लगभग 99%, 98% कुछ आपकी स्ट्रेंथ 28वें दिन में आ जाती है। उसके हिसाब से आप एनालाइज करते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी आप क्यूरिंग कर रहे हो तो उसके अंदर से जो हीट है वो निकलते जा रही है, लिबरेट होते जा रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते जा रहा है, हीट लिबरेट होते जा रही है। तो 28 दिन में हम स्ट्रेंथ लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, CTM मशीन में रखते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, ठीक है, 14 कुछ टन का। और लोड लगाने के बाद जब जैसे ही क्रैक आया तो उस मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है, जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, उसको आप निकालते हो, ठीक है। तो कितना लोड लगा, कितने लोड में वो फेल हुआ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वहाँ से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिए, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब उसमें एक और टर्म जुड़ के आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब ऐसी स्ट्रेंथ इन विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब पास होने के लिए उसको 95% लाना है जी। तुम तो यहाँ पे 28 मार्क्स यूनिवर्सिटी में लाने के लिए रोक रहे थे, मगर देख लो कंपटीशन वहाँ पे भी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी कंपटीशन है, उसको भी पास होने के लिए 95% लाना है, ठीक है। बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। अभी तक आप ये थ्योरी को पढ़ते आए, अब इस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है उसको हम देखते हैं। ये बोलना क्या चाह रही है, ये थ्योरी जो है हमको रटना नहीं है, ये थ्योरी बोलना क्या चाहती है,
ठीक है। तो जो कंक्रीट रहता है, क्योंकि एक तो हेट्रोजीनियस मटेरियल है, तो वहां पे कुछ वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है, ठीक है। और IS 456 को हम लेके चलें, IS 456 2000 को माने, तो यहाँ पे जो वेरिएशन होता है आपका वो प्लस एंड माइनस 15% होता है। कितना होता है? प्लस एंड माइनस 15%, ठीक है, प्लस एंड माइनस 15%। हाँ, स्ट्रेंथ का। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं M25 को लेके चल रहा हूँ, M25, ठीक है, ग्रेड के बारे में, M25 ग्रेड में किसको बोलूँगा, ध्यान से समझना, मैं M25 ग्रेड में किसको बोलूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 क्यूब लिया, ठीक है, क्या किया मैंने, 100 क्यूब लिया, और ये 100 क्यूब का सब का वही जो हमने किए, ठीक है, वो सब किए, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, M25 में मैंने क्या बोला आपको, कितना वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस 15%, 15%। तो अगर मैं पहले को लेके चलूं, पहला वाला 25 प्लस 15% ऑफ 25, %, वेरिएशन ऑफ 25, कितना हो गया ये, 25 प्लस 15% ऑफ 25 कितना हो गया, देखो 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, देखो 20 कितना आ रहा है, 20 प्लस, ऐड करो ना 25 को भी, 28 मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm²। अब 25 माइनस 15% वेरिएशन ऑफ 25, तो इसको करो, माइनस करो, प्लस एंड माइनस 15% बोला ना मैंने, प्लस एंड माइनस, तो पहले प्लस किए, अब माइनस करो, कितना आ रहा है, 21.25। तो अब 21.25 जो भी है देखिए, ठीक है। अब अगर आप 100 क्यूब लिए हो, और सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाले, उन 100 क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है, ठीक है, उसमें से 95 क्यूब आपके इस रेंज के बीच में आने चाहिए, 95 क्यूब इस रेंज के बीच में आना चाहिए। अगर 95 क्यूब इस रेंज के बीच में आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कौन सा ग्रेड है ये, M25। नहीं आए तो नहीं बोल सकते। M30 बोलोगे तो वहां पे भी वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन में 95 क्यूब आपके इस रेंज में आना चाहिए। अगर आप 100 क्यूब ले रहे हो तो 100 क्यूब ले रहे हो तो वेरिएशन भी पूछा एक बार ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। आई बात समझ में, क्या चीज है ये, वेरिएशन क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो अब जब भी ये जो आपका मिक्स, अब आपका जो स्ट्रेंथ आती है M25 लिखते हैं, M30 लिखते हैं, वो 30 या 25 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। काय से डिनोट करते हैं, FCK से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से थ्योरी लिख लेना, ठीक है। टेक 100 क्यूब्स आउट ऑफ विच 95 क्यूब पास इन दिस करके अपने हिसाब से हिंदी में लिख लेना। नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में लिख लेना। 100 क्यूब लेना है, उसमें से 95 क्यूब आपके इस रेंज में आना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट आपका सही बैठेगा, ठीक है। तो ये हमने देखे किसके बारे में देखें, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में देखें। अब अपन आगे देखते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। एक घंटा हो गया क्या, 42, ठीक है। अब 49
बंद करके मैच।